नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, बुर्किना फासो और वहाँ के युवा नेता इब्राहिम ट्रेओरे। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही असाधारण कहानी है उनकी। कैसे इतनी कम उम्र में वो सत्ता में आए। सही कहा। तो आज हम एक विस्तृत हिंदी कहानी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, मतलब सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसे देश की बागडोर संभाली जो आतंकवाद और अस्थिरता से बुरी तरह जूझ रहा था। और हमारा मकसद यही रहेगा कि उनके इस तेज उदय को समझे, बुर्किना फासो के जो हालात थे, आतंकवाद, अस्थिरता, उसका संदर्भ जाने और उनके नेतृत्व का, जो असरदार तो है लेकिन विवादास्पद भी है, उसका विश्लेषण करें। चलिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प बात से। जब उन्होंने सत्ता संभाली, वो वाकई सिर्फ 34 साल के थे। तो उनके शुरुआती जीवन से बात करते हैं। उनका जन्म, जैसा कि पता है, 1988 में एक गरीब गांव में हुआ था। हाँ, खेरा नाम का गांव था। और ये बात ध्यान देने वाली है कि चुनौतियों के बावजूद वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे। फिर यूनिवर्सिटी गए, भूविज्ञान पढ़ा। अच्छा। और वहीं पर कह सकते हैं उनका झुकाव मार्क्सवादी और खासकर पैन अफ्रीकन विचारधारा की तरफ हुआ। ये पैन अफ्रीकन सोच, मतलब अफ्रीका की एकता और बाहरी दखल से मुक्ति। बिल्कुल। और शायद यही सोच उनके बाद के कई फैसलों की बुनियाद बनी। इसी जज्बे के साथ फिर वो 2009 में सेना में भर्ती हो गए। और सेना में उनका अनुभव भी काफी मायने रखता है, खासकर 2018 में माली में जो संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन था। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ के मुश्किल हालात ने शायद उनकी लीडरशिप को और निखारा। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जिस वक्त ट्रेओरे सेना में आगे बढ़ रहे थे, बुर्किना फासो खुद, मतलब देश के तौर पर, किस मुश्किल दौर से गुजर रहा था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, 2015 के बाद से देश में अलकायदा और आईएसएस से जुड़े गुटों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हजारों लोग मारे गए, 20 लाख से ज्यादा लोग, सोचिए, अपने ही देश में विस्थापित हो गए। अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा गई थी। और सरकारें भी स्थिर नहीं थीं। बिल्कुल। जनवरी 2022 में ही एक तख्ता पलट हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल दमीबा ने सत्ता संभाली थी, लेकिन वो भी हालात सुधार नहीं पाए। लोगों में बहुत गुस्सा था, निराशा थी। तो ऐसे माहौल में 30 सितंबर 2022 को ट्रेओरे ने सिर्फ 34 की उम्र में अपने सैन्य साथियों के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। जाहिर है ये एक सैन्य तख्तापलट था, जिसके अपने सवाल होते हैं। हाँ बिल्कुल, जोखिम भरा कदम था, लेकिन शायद कई लोगों को उस वक्त इसी में एक उम्मीद दिखी। एक निर्णायक नेतृत्व की जरूरत महसूस हो रही थी। और उन्होंने आते ही बड़े वादे किए, आतंकवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार, इन सब से लड़ने का वादा। और वादे के साथ ही उन्होंने तेजी से कदम भी उठाए। सुरक्षा के मोर्चे पर नई रणनीतियां बनाई, सेना को मजबूत किया। एक और चीज की, उन्होंने स्थानीय स्वयंसेवी लड़ाकों को भी शामिल किया, जिन्हें मिलिशिया कहते हैं। ये दिलचस्प है। और विदेश नीति में भी बड़ा बदलाव दिखाया है ना, फ्रांस के साथ जो रिश्ते थे। हाँ, वो एक बड़ा शिफ्ट था। फ्रांस, जो कि पूर्व औपनिवेशिक शक्ति थी, उससे साफ दूरी बना ली। 2023 में तो फ्रांसीसी सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। और फिर पड़ोसी देशों माली और नाइजर के साथ एक नया गठबंधन बनाया, साहिल राज्यों का गठबंधन। ये क्या उसी पैन अफ्रीकन सोच से जुड़ा था जिसका आपने पहले जिक्र किया था, मतलब बाहरी निर्भरता कम करना? काफी हद तक लगता तो यही है। और साथ ही उन्होंने रूस और चीन जैसे देशों से भी रिश्ते मजबूत किए। मतलब एक तरह से विदेश नीति में संतुलन बदलने की कोशिश। और आर्थिक मोर्चे पर वहां भी कड़े फैसले लिए, कुछ विदेशी कर्ज खारिज किए, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की बात की, और सबसे अहम, सोने के खनन पर राष्ट्रीय नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की। बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा सोना उत्पादक है, तो ये बड़ा कदम था। अच्छा। कुछ आंकड़े भी बताते हैं कि 2 साल में जीडीपी 18.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर करीब 22 बिलियन डॉलर होगी। बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल, इन पर भी जोर दिया गया। जीडीपी का बढ़ना तो ठीक है, लेकिन सवाल वही रहता है कि क्या इसका फायदा आम लोगों तक, खासकर उन लाखों विस्थापितों तक पहुंचा? ये देखना होगा। वैसे इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी एक संदेश दिया था, है ना, राष्ट्रपति का वेतन न लेने वाला। हाँ, वो एक प्रतीकात्मक कदम था। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति का वेतन नहीं लेंगे, सिर्फ अपना सेना का जो कैप्टन का वेतन है वो ही लेंगे। तो 2025 तक आते आते उनकी छवि एक मजबूत नेता की बनी है, खासकर अफ्रीका की युवाओं में एक पैन अफ्रीकन आवाज के तौर पर। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, उनके कुछ कदमों पर गंभीर सवाल भी उठे हैं, विवाद भी हैं। जैसे पश्चिम अफ्रीकी देशों का जो संगठन है इकोवॉस, उससे दूरी बनाना,
और सबसे ज्यादा आलोचना उनके अंतरिम शासनकाल को 2029 तक बढ़ाने के फैसले की हुई है। हाँ, आलोचक इसे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय मानते हैं कि सत्ता पर पकड़ मजबूत की जा रही है बिना चुनाव के। सही। तो एक तरफ ये तर्क है कि देश को स्थिर करने, सुधार लाने के लिए ये जरूरी है, और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है किसी भी लीडर के लिए, खासकर ऐसे संकटग्रस्त देश में। बिल्कुल। त्रियोरे का तर्क यही रहता है कि पहले स्थिरता और सुरक्षा, फिर बाकी चीजें। ये बहस आज अफ्रीका के कई देशों में सुनाई देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास पहले या लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया भी बदल रही है ना? मतलब वो एक ध्रुवीय विश्व वाली बात नहीं रही, बहुध्रुवीयता की बात हो रही है। हाँ, और देश नए गठजोड़, नए रास्ते तलाश रहे हैं। पश्चिम पर निर्भरता कम करने की कोशिश दिख रही है कई जगह। तो संक्षेप में कहें तो इब्राहिम ट्रेओरे का उदय बुर्किना फासो के एक बहुत ही नाजुक और चुनौतीपूर्ण दौर में हुआ। उनके नेतृत्व ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में बड़े बदलाव लाए हैं। लेकिन साथ ही उनके तरीकों, खासकर लोकतंत्र को लेकर गंभीर सवाल और बहसें भी जारी हैं। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक अहम सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। सवाल ये है कि बुर्किना फासो की जो जटिल अंदरूनी समस्याएं हैं और ये जो बदलता हुआ वैश्विक माहौल है जिसमें बहुध्रुवीयता बढ़ रही है, इन सब के बीच क्या ट्रेओरे का ये मजबूत राज्य केंद्रित विकास का मॉडल, जिसमें लोकतांत्रिक कमियां नजर आती हैं, क्या ये इसी तरह के संकटों से जूझ रहे दूसरे क्षेत्रों के लिए भी कोई मिसाल बन सकता है, या ये एक अनोखा मामला ही रहेगा? ये सोचना जरूरी